हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं समय चैनल में स्वागत है। तो वैदिक गणित के संक्षिप्त इतिहास के अभ्यास कुछ प्रश्न हैं। आइए उसको एक लाइन में अपने को है ना उत्तर देना है। छोटे छोटे सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग मैं बता ही चुका हूँ वीडियो में, है ना। आप लोग देखे होंगे तो आप उत्तर जल्दी दे सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्न के पहला क्वेश्चन है, वैदिक गणित पर पुस्तक किसने लिखी थी? वैदिक गणित पर पुस्तक किसने लिखी थी? यह हम लोग पहले ही वैदिक गणित के जब हम सवाल है ना सवाल बोलता हूँ, एक अपना जो परिचय था उसको हम जब स्टार्ट किए तो वैदिक गणित की उत्पत्ति में ही यह बताया था कि वैदिक गणित पर पुस्तक किसने लिखी थी। तो वैदिक गणित पर पुस्तक किसने लिखी थी? तो वैदिक गणित की पुस्तक जगत गुरु। ठीक है, आप लोग कमेंट में भी बताइए कि आप लोग को पता था कि नहीं। तो जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी। ठीक है, जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने वैदिक गणित की पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा है, अथर्ववेद के उपवेद का नाम लिखिए। तो अथर्ववेद का उपवेद का नाम है स्थापत्य वेद। ठीक है, क्या नाम है? स्थापत्य वेद, है ना। यही है, एक बार आप लोग भी अपने है ना मिला लेना, अपने जो पुस्तकें होगी या तो गाइड होगी उसमें मिला लेना, या तो मेरे जो मैं समय चैनल है उसमें वीडियो में देखना, मैं बताया था आप लोग का कि अथर्ववेद के उपवेद का नाम स्थापत्य वेद है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। आइए तीसरा है, उस वेद का नाम लिखिए जिससे वैदिक गणित की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उस वेद का नाम लिखिए जिससे वैदिक गणित की उत्पत्ति हुई। तो वैदिक गणित की उत्पत्ति कौन से वेद से हुआ है ना। अपने यहाँ क्या कितने वेद हैं? 4 वेद, है ना। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो कौन से वेद से उत्पत्ति हुई है वैदिक गणित का? तो ये तो बहुत ही सरल है ना। उत्पत्ति कहाँ से हुई आप लोग को भी पता ही होगा। तो अथर्ववेद से हमारे वैदिक गणित की रचना की उत्पत्ति हुई। ठीक है, कहाँ से हुई? अथर्ववेद से। मैं आप लोग को भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, है ना। हम जो पढ़े हैं उसी को अभ्यास प्रश्न में पूछा गया है, बाहर से नहीं दिया गया है। ठीक है, अपने को समझना है। यह सही विकल्प में एग्जाम में पूछा जाता है, या तो एक लाइन में उत्तर दीजिए, यह भी पूछा जा सकता है। तो है ना, वैदिक गणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अथर्ववेद से हुई। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं चौथा के सवाल की ओर। स्थापत्य वेद का अन्य नाम क्या है? अब ये आ गया, स्थापत्य वेद का अन्य नाम क्या है? तो क्या नाम है? याद करिए, एक सूत्र की तरह होगा, है ना।
एक सूत्र की तरह होगा। जो स्थापत्य वेद का अन्य नाम क्या है, तो मैं आप लोग को बताया था कि 16वां सूत्र है ना। कितने सूत्र? 16वां सूत्र है ना। स्थापत्य वेद का अन्य नाम है 16वां सूत्र। ठीक है दोस्तों, यही है कि नहीं, है ना। तो 16वां सूत्र जो है स्थापत्य वेद का अन्य नाम है। ठीक है, उसके बाद 5वां है दोस्तों, 16वां सूत्र की भाषा क्या है। ठीक है, 16वां सूत्र की भाषा क्या है, तो 16वां सूत्र की भाषा है हिंदी की अंग्रेजी। तो हिंदी अंग्रेजी नहीं, संस्कृत है। और यह है ना, आप लोग को मैं बताया था कि उत्पत्ति में, है ना, जो 16वां सूत्र की भाषा है वह संस्कृत है ना। और स्थापत्य वेद का अन्य नाम क्या है, वो 16वां सूत्र है। ऐसे हम पिछले वीडियो में हम देखे हैं, पढ़े हैं, आप लोग भी इसको समझिए और देखिए, है ना, तभी समझ में आएगा। तो 16वां सूत्र की भाषा क्या है, संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 6वां सवाल की ओर। वैदिक गणित की पुस्तक किन मूल प्रति किस स्थान पर रखी गई है। तो वैदिक गणित की पुस्तक की जो मूल प्रति है किस स्थान पर रखी गई है, तो यह नागपुर स्थान पर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह मैं बताया था यह मेरे को। तो दोस्तों, वैदिक गणित की पुस्तक की मूल प्रति किस स्थान पर रखी गई है, तो वह नागपुर में रखी गई है। यह एक नया वर्ड है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अपना जो 7वां है वह है वैदिक गणित में कितने सूत्र और उपसूत्र हैं। तो आप लोग बताइए कि वैदिक गणित में कितने सूत्र हैं और उपसूत्र हैं, मैं आप लोग को बताया था। तो वैदिक गणित में कितने सूत्र हैं, तो 16 सूत्र हैं। ठीक है, 16 सूत्र हैं। और कितने उपसूत्र हैं, तो 13 उपसूत्र हैं। ठीक है दोस्तों, 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं वैदिक गणित में। ये भी बहुत ही अच्छी सवाल है ना। आइए चलते हैं 8वां सवाल की ओर। वैदिक गणित के पठन और पाठन के 4 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो वैदिक गणित के पठन और पाठन के 4 उपयोग तो मैं आप लोग को बताया था। उपयोग है ना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है ना। वैदिक गणित में के उपयोग मैं आप लोग को बताया हूँ, उस उपयोग को आप लोग पढ़िए, है ना। जैसे कि हो सकता है गणित में रुचि, है ना, एक रुचि पैदा करना, ये पहला है ना। और उपयोग है हमको कठिन सवाल को सरल में बना देता है हमारा वैदिक गणित। हमारे मानसिक संतुलन को अच्छी रखता है, गणित में हमको तेज करता है वैदिक गणित, ये उपयोग है ना। तो ऐसे आपको 4 उपयोग लिखना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है 8वां, है ना। आइए चलते हैं 9वां सवाल की ओर। विनकुलम संख्याओं में कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो विनकुलम संख्याओं में कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है, तो यह पूरक और रिहांक मैं आप लोग को बताया था। ठीक है, मेरे को पक्का याद है, पूरक और रिहांक। ठीक है, यह है पूरक और रिहांक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, किसमें, विनकुलम में। ठीक है दोस्तों, विनकुलम का अर्थात आप क्या समझते हैं, तो विनकुलम में बताया था कि जब हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के अंकों को एक साथ लिखते हैं उसे विनकुलम कहा जाता है। तो विनकुलम संख्याओं का सूत्र प्रयोग किया जाता है, वह पूरक में और रिहांक सूत्र दोनों में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो रिहांक का मतलब क्या होता है, अंक के ऊपर बार, जो बार वाला संख्या मैं आप लोग को बताया था। ठीक है दोस्तों, और पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट करना, किसी संख्या से उसको घटाना, कॉम्प्लीमेंट करना, कंपेयर करना, है ना। तो इस प्रकार से 9वां अपना क्या है, पूरक रिहांक सूत्र है। आइए 10वां है, 9362 का बीजांक लिखिए। अब आ गया बीजांक, बीज का अंक। ठीक है, मतलब एक अंक में उत्तर देना है अपने को। बीजांक का अर्थ है कि एक, जब तक मान 1 नहीं आ जाता उसको हमको योग करते रहना है, योग करते रहना है। और जब एक अंक प्राप्त हो जाएगा तो हमारा वह क्या होगा, आंसर होगा, वही हमारा बीजांक होगा। तो आइए 9362 का बीजांक हम क्या करते हैं, तो 9 + 3 + 6 + 2। ठीक है, 9 + 3 + 6 + 2, ये हम इसका हमको बीजांक करना है। तो 9 में 3 जोड़ो, कितना आएगा, है ना। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़िए तो हो जाएगा 20। ठीक है, 9362 का बीजांक कर रहे हैं, तो हम 9, 3, 6, 2 को जोड़े तो 20 आया। ठीक है, अब इसी को 20 का हमको हमारा बीजांक अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, 20 का फिर से बीजांक करिए। तो 2 + 0, 2 + 0, तो 2 + 0 करेंगे तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। तो हमारा 9362 का बीजांक है वह 2 है। समझ में आया दोस्तों, 9, 3, 6, 2 को जोड़े 20 आया, 20 का फिर से बीजांक किए तो 2 + 0 फिर से 2 आया, तो हमको एक अंक प्राप्त हो गया। तो यही हमारा क्या है, बीजांक है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 11वां, वह भी बीजांक है, उसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना। ये अपना है 2 लाख, है ना, 2,05,437। ये देखिए 2,05,437 का बीजांक निकालिए। अब देखने में हमको कई क्या करते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं, कैसे निकलेगा 2 लाख का बीजांक। अरे बहुत ही सरल है ना। क्या करिए, 2 + 0 +
5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है, 2,05,437 का जो है हम निकाल रहे हैं बीजान, है ना। तो उसका सभी को जोड़ो पहले, जैसे हम यहाँ पर जोड़े 20 आया, 20 का फिर से बीजान किया 2 आया, हमको मिल गया बीजान। उसी प्रकार इसको जोड़िए, तो 2 प्लस 0 प्लस 5, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 को जोड़ो कितना आएगा 11, 11 में 3 जोड़ो 14, 14 में 7 जोड़ो कितना आएगा 21 आएगा, 21 आएगा। 2 प्लस 0 प्लस इतना को जोड़ेंगे 7 3 10, 10 4 14, है ना। और 14 और 5 19, 19 और 2 21। अब 21 हमारा बीजान नहीं है क्योंकि 2 अंक प्राप्त हुआ। अब 21 का फिर से बीजान कर दीजिए, तो 2 प्लस 1, तो 2 और 1 को जोड़िए कितना आएगा 3। तो आइए चलते हैं 12वां सवाल की ओर। 37 का एकाधिक्य लिखिए। ठीक है, एकाधिक्य का अर्थात एक अधिक। मैं आप लोग को ये प्रश्न और आंसर बताया हूँ कि एकाधिक्य मतलब क्या, मतलब एक अधिक, है ना, किसी संख्या का एक अधिक। तो आइए 37 का एकाधिक्य लिखिए बोला है, तो 37 का एकाधिक कितना होगा, तो 37 प्लस 1 एक अधिक, तो 37 में एक जोड़ो कितना आएगा 38। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। देखिए बहुत बड़ी सवाल है क्या, नहीं। तो 37 का एकाधिक्य लिखिए बोला है, तो 37 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 38, एक अधिक, है ना। तो इस प्रकार से अपने को बीजांग, एकाधिक, एकान्यूनेन, रेखांक, पूरक, ये सभी बातों को अपने को क्या करना है, समझना है। आइए चलते हैं 13 सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों, अब 13 सवाल बोल रहा है कि 37 का एक न्यूनेन लिखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 37 का एक न्यूनेन लिखिए। तो 37 का एक न्यूनेन क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग जस्ट बोले कि एकाधिक्य के मतलब एक अधिक, है ना। तो 37 में एक जोड़े तो एक अधिक हुआ 38 हो गया। तो 37 का एक न्यूनेन क्या होगा, तो एक न्यूनेन मतलब एक कम, अर्थात 37 ऋण 1 क्या हो जाएगा, 37 में एक घटाओ कितना आ जाएगा 36। वैदिक गणित के कुछ उपयोग बताइए, है ना। वैदिक गणित के कुछ उपयोग बताइए। तो वैदिक गणित के उपयोग क्या है दोस्तों, एक प्राचीन भारतीय गणितीय प्रणाली है जो सरल, सहज, तेज मानसिक गणना के लिए जानी जाती है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा, है ना। ये पुराने वैदिक काल, है ना, वेद काल के से अपना जो है चलते आ रहे हैं प्राचीन काल से, जिसमें जैसे कि एक उपयोग है इसका गुणा, है ना। क्या है उपयोग, जैसे मैं लिखता हूँ, पहला है अपना है गुणा। ठीक है, क्या चीज़ है, गुणा। तो गुणा से रिलेटेड क्या है, कुछ उपयोग बताइए बोला है, तो उसके उपयोग के बारे में अपन ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुणा बहुत तेज और सरल तरीके से हम लोग हल करते हैं, जैसे कि 2 अंकों का हो गया, 3 अंकों का हो गया, बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो गुणा होता है हम लोग एकदम बहुत जल्दी तरीके से इसका वैदिक गणित के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इसी में गुणा के माध्यम से कि जो बड़ी से बड़ी गुणा को हम कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जो 3 अंकों का गुणा होता है, हम उसको गुणा करते हैं मान लीजिए, तो उसमें हमको समय लगता है, लेकिन हम उसी गुणा को हम सूत्र ऊर्ध्वक्रिया अभियान से करेंगे तो वह हमको कुछ ही सेकंड में उसका आंसर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता। ये अपना इसका उपयोग है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछा जाता है बीकॉम में। ओके, आइए दूसरा देखते हैं, भाग देना। ठीक है, अब इसका दूसरा चीज़ है भाग। अब भाग कैसे, तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि कुछ सूत्रों के द्वारा, ठीक है, जैसे कि गुणा का भी सूत्र होता है ना, उसी प्रकार से भाग का भी कुछ सूत्रों के द्वारा हम भाग दे सकते हैं, बड़ी से बड़ी भाग, है ना, सवाल को हम भाग दे सकते हैं वैदिक गणित के सूत्रों के माध्यम से। आइए तीसरा है इसी में उपयोग, वर्ग एवं वर्गमूल। अब बच्चे क्या हैं, आजकल वर्ग और वर्गमूल को थोड़ा समझने में बहुत कठिन लगता है, तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं और उसको हम लोग आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और खासकर के जो समाप्त होने वाली संख्या होती है वर्ग में या वर्गमूल में, उसको हम बहुत ही जल्दी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे तीसरा उपयोग हो गया, है ना। चौथा में इसी में दोस्तों आप लोग के लिए बता रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षा। ठीक है, चौथा क्या है, प्रतियोगी परीक्षा उपयोग। अब ये कहाँ से आया, ठीक है, तो अपन ध्यान देंगे कि प्रतियोगी परीक्षा में जैसे बच्चे होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, कोई बैंकिंग का एग्जाम दिलाते हैं, यूपीएससी हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो होता है एग्जाम, उसमें वैदिक गणित के सूत्रों के माध्यम से हम आसानी से सवालों क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोग हो गया हमारा वर्ग एवं वर्गमूल के लिए, गुणा हो गया, भाग हो गया, है ना। और बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि बच्चों के प्रति गणित में रुचि पैदा करना, ये भी हमारा उपयोग है ना। गणित में जैसे पैदा करना है किसी बच्चों को रुचि, तो वैदिक गणित बहुत आसान, सरल और सही सब्जेक्ट होता है गणित के लिए, है ना। संख्या अनुमान, जटिल से जटिल संख्याओं को हम लोग एक अनुमान लगाकर उसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं वैदिक गणित के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और उसका उपयोग ये अपने हैं। आइए चलते हैं 15 वैदिक गणित की विशेषताएं क्या है। ठीक है, वैदिक गणित की विशेषताएं क्या है। तो वैदिक गणित की विशेषताएं मतलब वही उपयोग विशेषताएं एक ही होता है। जैसे कि पहला है सरलता। ठीक है, वैदिक गणित की पहला है सरलता, सरलता। ठीक है दोस्तों, तो सरलता क्या चीज़ है उसको अपन फोकस करेंगे। तो सरलता क्या चीज़ है, तो समय की बचत, है ना। जैसे कि अपन देखेंगे गणित में एक क्या होता है, बड़ी सी बड़ी सवाल होता है, तो उसमें हम बहुत समय लग जाता है। हम प्रतियोगी परीक्षा में जैसे जाएँ तो उसमें भी हमको समय लगता है। तो जो सरलता है वह एक समय की बचत करता है सूत्रों के माध्यम से, वैदिक गणित के सूत्रों के माध्यम से, वैदिक गणित की जो भी उसका उपयोग है उसको समझते हुए, है ना, गुणा भाग के उपयोग को समझते हुए हम क्या है, समय की बचत करके सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसी है दूसरा तीव्र और सटीक परिणाम। किससे होता है? वैदिक गणित से। तीव्र और सटीक परिणाम, ठीक है, तीव्र और सटीक परिणाम। तो अब तीव्र और सटीक परिणाम क्या? तो देखेंगे वही है, एक समय की बचत और तीव्र से, और हमारा जो आंसर है वह एकदम सटीक प्राप्त होता है वैदिक गणित से, ठीक है, और बहुत जल्दी से हम तेज से हम उसको क्या कर सकते हैं? आंसर प्राप्त कर सकते हैं। वही है सरलता, तीव्र और सटीक परिणाम, ठीक है। बीजगणितीय संबंध है, ठीक है। बीजगणितीय के संबंध मतलब कि एक गणित और वैदिक गणित के बीच आपसी संबंध है, बीजगणित के बीच भी संबंध बनाए रखता है ना। आजकल नवाचार है ना, नवाचार मतलब कि अनेक आसान विधि से सवाल को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, है ना। तीसरा है इसी में अखंडता। अखंडता मतलब कि क्या? कि अखंडता का मतलब क्या है कि 16 सूत्र से बना है, ठीक है। अखंडता मतलब 16 सूत्र से निर्मित, 16 सूत्र से संबंध यह वैदिक गणित विशेषता बनाए रखता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने को फोकस करना है कि वैदिक गणित की विशेषता क्या है, उसका उपयोग है, तभी हम जान लेंगे, उसके अर्थ को स्पष्ट कर पाएंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए चलते हैं 16 नंबर की ओर। उसके बाद है 16 अपना, बीजांग से आप क्या समझते हैं? बीजांग ज्ञात करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बीजांग से आप क्या समझते हैं, ऐसे बोल रहा है हमारा सवाल। तो आइए दोस्तों कि जो बीजांग है, तो बीजांग हम किसको कहते हैं? कि जब तक किसी संख्या को हम योग करते हैं उसका आंसर 1 प्राप्त नहीं हो जाता, उसको हम बीजांग कहते हैं, ठीक है। तो बीजांग समझ आ गया, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि जो बीजांग ज्ञात करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान अपने को रखना चाहिए। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बीजांग ज्ञात करते समय हमको जो जोड़ते हैं जब हम, उसको प्रॉपर जोड़न होना चाहिए, ठीक है। हम प्रॉपर योग करना चाहिए, ठीक है। हमको गलत नहीं करना है, नहीं तो हमारा आंसर वह क्या होगा? गलत आएगा, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा है हमारा जो बीजांग करते समय हमारा जो आंसर है वह केवल एक ही तो आता है, ठीक है। एक संख्या जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाता हम उसको बीजांग करते रहेंगे, ठीक है। क्या बच्चे क्या करते हैं? उसको जोड़ देंगे, उसके बाद आंसर लिख देते हैं। जैसे 13 है तो 13 आंसर गलत। जब तक उसका आंसर 1 नहीं आ जाता तब तक उसको हमको बीजांग करते रहना है, मतलब कि योग कर करके उसको जोड़ते रहना है, ठीक है। जैसे कि मैं बोला 111, ठीक है, 3 तो 1 है, अब तीनों 1 को जोड़ दिया, कितना आया, है ना। जैसे मान लीजिए बीजांग अपन हल करेंगे 3 तो 11 है, 1 है, ठीक है, 111। अब इसका बीजांग निकालना है तो 1 + 1 + 1, अब तीनों को जोड़िए, कितना आया? 3 आ गया। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि 1 तो आ गया आंसर। यदि मान लीजिए यही हमारा डबल 1 आ जाता तो उसको फिर से जोड़ते, है ना। जब तक 1 प्राप्त नहीं हो जाता उसको हम लोग बीजांग करते हैं। तो वही है कि उसको हमें छोटी छोटी बातें को अपने को ध्यान रखना है बीजांग ज्ञात करते समय, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आइए चलते हैं 17, किन दो संख्याओं के बीच तुल्य होते हैं? क्या तुल्य होते हैं? बीजांग। तो किन दो संख्या, हमको दो संख्या का नाम बताना है जो बीजांग तुल्य होते हैं, अर्थात क्या? तो जैसे आप लोग, इसका अर्थ है तुल्य होते हैं मतलब क्या? जैसे कि हम संख्या हमारा 1 प्राप्त होता है तो किसके किसके बीच में हमारा जो आंसर है वह आता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, 9 और 0, 9 और 0, है ना। किन दो संख्याओं के बीजांग तुल्य होते हैं? तो 9 और 0 के बीच जो संख्या है वह तुल्य होते हैं। तो कैसे? जब हम किसी सवाल को हल करेंगे तो हमारा आंसर 1 प्राप्त होगा, तो 10 प्राप्त हो गया तो ज़्यादा हो गया, है ना। तो 9 तक ही सीमित रहता है। उसके बाद जैसे देखिए ऊपर तो अपन 0, ठीक है, जैसे 1 है ना, उसके ऊपर में क्या है? 0। तो 0 तक और 9 के बीच में जो होते हैं बीजांग वह तुल्य होते हैं, ठीक है। 9 से आगे नहीं बढ़ सकते या तो 0 से पीछे भी नहीं जा सकता, ठीक है। यही होता है कि दो संख्याओं के बीजांग तुल्य होते हैं, है ना। यही है कि 9 और 0 ही है उसका आंसर, ठीक है दोस्तों। किसके किसके बीच तुलना होते हैं? 9 और 0 के बीच। हम 9 से आगे नहीं बढ़ सकते, 0 से भी आगे नहीं जा सकते, केवल दोनों के बीच में हमारा आंसर क्या होता है? आता है, ठीक है। जब तक संख्या 1 प्राप्त नहीं हो जाता उसको बीजांग कहते हैं। तो हमारा जो 9 आएगा, 10 आएगा तो हमारा आंसर गलत है, 9 आया तो हमारा आंसर सही है, केवल एक संख्या, कोई सी 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 बाकी। तो यही बोल रहा है कि किन दो संख्याओं के बीजांग तुल्य होते हैं? तो 9 और 0, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं 18 की ओर। वैदिक गणित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब ये कहाँ से आ गया? वैदिक गणित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग को मैं बताता हूँ कि वैदिक गणित का अर्थ स्पष्ट करना है तो वैदिक गणित का अर्थ वैदिक प्लस गणित से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है ना। वैदिक प्लस गणित से मिलकर हमारा वैदिक गणित का निर्माण हुआ है ना। वैदिक प्लस गणित, ये होता है हमारा वैदिक गणित का अर्थ। तो आप लोग को बताता हूँ कि दोस्तों जो वैदिक गणित का अर्थ है वैदिक प्लस गणित से मिलकर बना है। वैदिक का अर्थ है ज्ञान और बुद्धि, ठीक है। वैदिक का अर्थ क्या है? ज्ञान और बुद्धि। और वैदिक गणित को कहाँ से लिया गया है? वेदों से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हमको ज्ञान और बुद्धि को समझना है। हम बहुत आसान विधि से गणित को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से? वैदिक गणित के माध्यम से। जैसे गुणा हो गया, भाग हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या को हम सरल विधि में हल कर सकते हैं। इस प्रकार के वैदिक गणित को ऋषि मुनि लोग भी इसका उपयोग करके आगे बढ़े हैं, ठीक है।
हम लोग नहीं, हमारे लिए बस नहीं, ऋषि मुनि लोग भी इसका वैदिक गणित का उपयोग किए हैं जब वेद काल, है ना, पुराने वेद में। तो इसलिए इसका नाम वैदिक गणित है, क्योंकि वेदों से लिया गया है, ऋषि मुनियों के काल से लिया गया है, जिसका नाम है वैदिक का अर्थ है ज्ञान और बुद्धि। ठीक है, तो ये वैदिक गणित का अर्थ स्पष्ट हमारे बीच हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना छोटी छोटी बात को अपने को समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसका उपयोग, विशेषताएं, वैदिक गणित का अर्थ, है ना, बीजांश से आप क्या समझते हैं, एक न्यून एक ठीक है, बहुत सारी सवाल है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं वैदिक गणित की लाभ की ओर, जो अंतिम सवाल है। आइए दोस्तों देखते हैं वैदिक गणित सीखने के लाभ। तो वैदिक गणित सीखने का लाभ पहला क्या है ना, गणित में रुचि पैदा करना। हम सीखते क्यों हैं वैदिक गणित? तो गणित में रुचि पैदा करना, ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, बच्चे क्या कर सकते हैं, एक रुचि पैदा करने के लिए गणित सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कई लोग, कई बच्चे, है ना, हर बच्चे की अलग अलग एक सोच होती है। तो गणित में रुचि पैदा करना, ये हमारे सीखने के लाभ हो सकते हैं। दूसरा है तर्क शक्ति में वृद्धि। ठीक है, उसके लाभ हैं तर्क शक्ति में वृद्धि, ये हो गया, है ना, ये हमारा जो बुद्धि है वह हमें बढ़ाता है गणित में। ठीक है, तीसरा है ध्यान याददाश्त में वृद्धि। वैदिक गणित जो ऐसा सब्जेक्ट है, सूत्रों के माध्यम से, है ना, याददाश्त को क्या कर सकता है, अच्छा सब्जेक्ट, है ना, बना सकता है, याददाश्त को कमजोर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है अपने पास गणित में सटीकता में वृद्धि। ठीक है, गति में, सॉरी गणित बोल दिया था, गति में सटीकता। जैसे हम कोई भी सवाल को हल करते हैं, उसकी वृद्धि गति के साथ बहुत जल्दी हमको आंसर में प्राप्त हो जाता है ना। पांचवा इसका लाभ है दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में उपयोग। यूपीएससी, एसएससी, ऐसी ऐसी बड़ी सवाल में गणित जो आता है उसको हल करने में वैदिक गणित हमारा बहुत ही योगदान रहता है। तो ऐसे जो 5 है दोस्तों वैदिक गणित सीखने के लाभ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। गणित में रुचि पैदा करना, तर्क शक्ति में वृद्धि, ध्यान और याददाश्त में वृद्धि, गति में सटीकता वृद्धि, प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही हमारे लिए वैदिक गणित क्या है, लाभ है। तो हमारा जो 19 सही विकल्प एक प्रश्न में उत्तर दीजिए, है ना, एक प्रश्न के साथ हमको उत्तर दीजिए, ऐसा एक सवाल अध्याय पहला से निकाला गया था, जो वैदिक गणित के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी हम लोग प्राप्त किए। तो आप लोग को, तो मेरे को भरोसा है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बिल्कुल बार बार यह वीडियो को देखें, चैनल को समझने का प्रयास करें। ठीक है।